मैत्री इंडिया के दर्शकों को साधुवाद, सादर अभिवादन और सप्रेम जय भीम। फिर से एक बार हम लोग कोरोना और भारत सरकार ने जो घोषित किया 12 मई को उस आर्थिक पैकेज के संबंध में बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने कोरोना के संबंध में बात की थी। आज हम मुख्यतः बात करेंगे 12 मई को घोषित पैकेज के संबंध में, इकोनॉमिक पैकेज के संबंध में। उसके पहले मैत्री इंडिया के दर्शकों को साधुवाद, सादर अभिवादन, सप्रेम जय भीम। हम लोग फिर से मिल रहे हैं कोरोना और आर्थिक पैकेज के संबंध में। मैं आरंभ में आप सब लोगों की मंगल की कामना करता हूं और कोरोना के महामारी से आप सुरक्षित रहे, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध को मैं वंदना करता हूं। इस बारे में बातचीत करने से पहले कोरोना के संबंध में हम लोग आज की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना जरूरी समझते हैं। भारत में पहला मरीज 30 जनवरी को केरल में पाया गया। उसके बाद में जब 12 मई को जब आर्थिक पैकेज घोषित किया गया, उस समय मरीजों की संख्या थी 78,000 और मृतकों की संख्या थी 2,522। कल की स्थिति मेरे पास है। कल की स्थिति में दुनिया में मरीजों की संख्या कुल 88 लाख और मृतकों की संख्या 4,65,400 हो गई है। भारत की स्थिति देखिए, ध्यान रहे कि जनवरी 30 को एक मरीज था। आज भारत की स्थिति यह है कि भारत में कुल मरीजों की संख्या 4,30,461 हो गई है। एक दिन में 15,413 कोरोना के रुग्ण पाए गए हैं और अब तक मृतकों की संख्या 13,254 हो गई है। 24 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि इससे हम कोरोना को रोकेंगे या कोरोना से लड़ेंगे। हमने शुरू किया था कोरोना से लड़ाई है, जीतना है, जान है तो जहान है। बाद में हम लोग आए जान भी और जहान भी। उसके बाद हम लोग अब बोल रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए 4 बार 5 बार लॉकडाउन करने के बाद में अब हम अनलॉक की स्थिति में जी रहे हैं। और फिर से एक बार मैं दोहराऊं, मरीजों की संख्या कल तक 4,30,461 हो गई थी और मृतकों की संख्या 13,254 हो गई थी। यह है स्थिति। भारत पर बड़ी बड़ी आपत्तियां आई हैं। पहली आपत्ति तो कोरोना है, जिससे हम लड़ ही रहे थे। दूसरी आपत्ति गर्त में जाती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीसरी आपत्ति है चीन ने भारत की भूमि पर जो कब्जा किया और उसके बाद जो संघर्ष हुआ, संघर्ष मैं कहूँगा, उसमें 20 जवानों की मृत्यु हुई और 50 से जवान जख्मी हो गए हैं, आहत हो गए हैं, आहत हो गए हैं। ऐसी तो भारत के सामने 3 समस्याएं हैं: डूबती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ता हुआ कोरोना का प्रकोप और भारत पर चीन के एक प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अतिक्रमण, आक्रमण की स्थिति और भारत के भूभाग पर किया हुआ कब्जा। इसके संबंध में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा। कभी विस्तार से बात करने का समय मिले तो मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूंगा। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की याद आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी याद आती हैं और फिर मोदी जी की याद आती हैं। मोदी जी और बीजेपी
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोसने में कोई कसर नहीं रखते। सवेरे शाम ऐसा लगता है कि एक ही मिशन है, नेहरू जी का नाम इतिहास से निकाल दिया जाना चाहिए, परंतु इतिहास दोहराता है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ संबंध में जो गलती की थी, वही गलतियां 2020, 2019, 2014 से दोहराई जा रही हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। उसके बाद भी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और अक्साई चीन पर कब्जा किया। आज तक वहाँ से हम चीन को हटा नहीं सके। 2014 से लेकर तो 2020 तक 18 बार नरेंद्र मोदी और चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। सबको मालूम है वुहान की मित्रता चीन और भारत की। उसके बाद में अहमदाबाद में ढोकला और झूले पर झूला। उसके बाद में महाबलीपुरम में भी इडली डोसा और मैत्री की सारी संभावना है। जब यह सारा हो रहा था, उसी समय भी चीन की सेना भारत के भूभाग पर आक्रमण कर रही थी। इसको कहते हैं इतिहास का दोहराना। उन्होंने नारा दिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 62 के पहले, कि हिंदी चीनी भाई भाई, और यहाँ मोदी जी शी जिनपिंग को ढोकला खिला रहे थे, झूले पर झूल रहे थे और अपने दोस्ती की कसम खा रहे थे। उसी चीन ने 15 और 16 जून की रात में भारत के भूभाग पर कब्जा किया और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई आक्रमण नहीं, किसी भी भूभाग पर चीन की सेना का अस्तित्व नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब भारत के भूभाग पर चीन की सेना का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये जो 20 लोग मारे गए हैं, 20 जवान मारे गए हैं और 50 से जवान जो घायल हुए, वो क्या चीन की भूमि में जाकर घायल हुए? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं। 91 में जब बाबा साहब ने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया और 1952 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लग गए, तब उन्होंने त्याग पत्र के एक कारण के संबंध में कहा था कि नेहरू जी की विदेश नीति जो है उससे मैं असहमत हूँ और मेरा त्याग पत्र देने के कारणों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 26 अगस्त 1954 का भाषण, राज्यसभा का भाषण अवश्य पढ़े। उस भाषण में वो स्पष्टतया कहते हैं कि पंचशील और मैत्री यह बाकी के जीवन के आयामों में ठीक है, राजनीति में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कम्युनिस्टों के साथ कभी भी दोस्ती हो नहीं सकती। कम्युनिस्ट हमेशा विस्तारवादी रहे हैं, रशिया उसका उदाहरण है। और चीन को भी तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद में हमने अपनी सीमाएं चीन के आक्रमण के लिए खोल दी हैं। यह राज्यसभा का भाषण है 1954 अगस्त का। उसके बाद 1962 में चीन ने आक्रमण किया और बुरी तरह से भारतीय सेना को पराजित कर दिया और वो धक्का बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई। वही गलती 2014 से दोहराई जा रही है। शी जिनपिंग पर विश्वास किया व्यक्तिगत निकट संबंधों पर, और उसका परिणाम गलवान वैली में चीन के अस्तित्व को अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने
मान्यता दी है। हम भारतीय लोग बड़े अजीब हैं, कुछ भी होता है तो छाती पीटना हमारा काम है। कोरोना के समय में हम लोगों ने थालियां पीटी, तालियां भी पीटी, दिए भी जलाए। अभी चीन आ गया तो फिर छाती पीटना और फिर एक बार नारा दिया गया कि चीन का बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार करने से, एक मोबाइल नहीं लेने से चीन की सेना वहाँ से हट जाएगी। इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में इस समय चीन की कंपनियों की क्या स्थिति है, और ऐसी स्थिति में भारत को एक आर्थिक महासत्ता बनना है तो क्या भारत सरकार अधिकृत तौर पर चीन से आयात को बहिष्कृत कर सकता है क्या? इसके बारे में एक जानकारी है। भारत में जो वाहन उद्योग है, परिवहन उद्योग है, उसके स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, उसका मार्केट है करीब 4,03,052 करोड़ का। इसमें चीन की हिस्सेदारी है 26%। दूसरा है एप्स, जो हम यूज़ करते हैं, सवेरे शाम यूज़ करना नहीं भूलते, उसका मार्केट है 1,52,000 करोड़ का। उसका मार्केट है 15,27,000 करोड़ का, 15,27,000 करोड़ का। उसमें चीनी कंपनियों का हिस्सा 60% है। तीसरा है सौर ऊर्जा निर्मिती। इसके मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर इसमें 90% हम चीन से आयात करते हैं सौर ऊर्जा के लिए जो भी उपकरण हमें चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री, भारत जेनेरिक औषधों का बड़ा निर्माता है, दवाइयों का बड़ा निर्माता है। दुनिया को यह औषध बेचे जाते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, मगर इसको जो कच्चा माल लगता है वो सारा चाइना से आता है और 60% तक हम चाइना से आयात पर हमारा उद्योग निर्भर है। स्मार्टफोन 72% हिस्सा चाइना का है। टेलीविज़न 25,000 करोड़ की मार्केट है, 45% हिस्सा चाइना का है। दूरसंचार उपक्रम 12,000 करोड़ का मार्केट है, 25% हिस्सा चाइना का है। और घर में हम लोग जो उपकरण यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी हो, नील कटर से लेकर तो फ्रीज है, बाकी की चीज़ें हैं, या ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर है, इन सारी चीज़ों का मार्केट 50,000 करोड़ का है और चीन का हिस्सा करीब 12% है। ऐसी स्थिति में बायकॉट करना मतलब क्या करना, यह बायकॉट करने वाले लोगों का, बहिष्कार करने वाले लोगों को समझना चाहिए, जानना भी चाहिए। दूसरी बात, आप चाहे जो भी बायकॉट कीजिए, फिर भी दुनिया के कंज्यूमर मार्केट में ग्राहक की मानसिकता जो सस्ता है वो खरीदने की है, जो सस्ता है वो खरीदने की है। नागपुर का मेट्रो, सारे ही रेल के डिब्बे चाइना से आए हैं। अभी रेल के लिए 12 डिब्बे आना बाकी है, कोरोना की वजह से नहीं आए, बाकी सारे ही डिब्बे चाइना से आए हैं। आयात बंद कर दो, डिब्बे नहीं आएंगे, 4 लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो निर्माण नहीं कर सकते ना। अभी आपके पास क्षमता ही नहीं है निर्माण करने की, तो 4 रेल शुरू नहीं होगी। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ी बात, 3,000 करोड़ का सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला सरदार सरोवर पर जो बना हुआ है,
जो दुनिया में सबसे ऊंचा पुतला है वह चाइना की कंपनी ने बनाया है। कितने लोगों को मालूम है? मुझे नहीं मालूम। और हम बात करते हैं, कल तक मित्रता थी तो सरदार वल्लभ भाई पुतले से लेकर तो नेल कटर तक हर चीज़ हमने चाइना से ली, और आज सीमा पर जो हुआ है और लोग छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। कीजिए, मुझे आनंद होगा, क्योंकि मैं स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता। मुझे क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। परंतु 72% यदि चाइना के फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं और ये फ़ोन का मार्केट 50 करोड़ लोग यूज़ करते हैं, किस किस को बहिष्कार करोगे? तो यह सोचने वाली बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1951 से लेकर तो 1954 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने निरंतर चाइना से आक्रमण के संकट का उल्लेख किया है। राज्यसभा में किया है, सार्वजनिक सभा में किया है, 1952 के चुनाव में किया है, और चुनाव के अपने घोषणा पत्र में भी करने के बाद नेहरू जी नहीं जागे, और मोदी जी का जागने का सवाल ही नहीं है।